ये कोटेशन नहीं है, कोटेशन के साथ पढ़ रहा हूँ। हाँ आप तो हाँ जी ठीक हैं, लेकिन बाकी चीज़ नहीं है ना, यही तो फर्क है ना। फिर बाद में आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया। ओके जी। ब्रैकेट जर्मन थेट्रिकल रिफॉर्मर बिलीव दैट, ब्रैकेट जो कि जर्मनी का थिएटर का वो रिफॉर्मर था, उसकी इस्लाह करने वाला था जर्मनी के थिएटर की, वो इस चीज़ पर यकीन रखता है। टू थिंक राइट और प्रोड्यूस अ प्ले आल्सो मीन टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, कि प्ले को सोचना या लिखना या प्ले बनाना, प्रोड्यूस करना, इसका मकसद क्या है? ये क्या है असल में? इसका मतलब सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना होता है। प्ले जस्ट इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का नाम है, तब्दील करने का नाम है। ये हालात है, मैं कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्म करने का नाम है। ट्रांसफॉर्म का मतलब तब्दील कर देना, एक जगह से दूसरी चीज़ में बदल देना उसको, ये कहते हैं यूनिफॉर्म करने। आज आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? तो चलो मारिया बताएं मैंने अब तक क्या कहा है। टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट, स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर देना, पूरी की पूरी सल्तनत एक ट्रांसफर हो जाए, रियासत। टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देना। आइडियोलॉजीज टू क्लोज स्क्रूटनी, और आइडियोलॉजीज उन ख्यालात को चेंज कर देना जो केयरफुल, स्क्रूटनी का मतलब जायजा लेना होता है, केयरफुल इंस्पेक्शन का नाम होता है, केयरफुल इंस्पेक्शन की आइडियोलॉजीज को तब्दील कर देना। यानी क्यों कहते हैं कि एक प्ले जब एक आदमी देखे तो उसकी आइडियोलॉजी, उसकी थिंकिंग, बल्कि सोसाइटी की सारी थिंकिंग बदल जाए, तो फिर वो प्ले अपने कदर प्ले है, वो प्ले में कोई चीज़ है। ये नहीं कि प्ले देखने वाला रो कर और पिछली बातों को दोबारा रिवाइज करके वापस चला जाए, उसमें कोई तब्दीली ना आए। मुझे याद है कि मैं देखिए ना, जब मूवीज़ का आपने वो दौर नहीं देखा जब मूवीज़ बहुत मुश्किल से देखने को मिलती थी वीसीआर पर, या मतलब इस तरह की प्लानिंग से, तो हमने वो दौर देखा है, इसलिए मूवीज़ को ट्रूली हमने एंजॉय किया। यू हैव नॉट एंजॉयड दैट। हमारी क्लास में, हमारे एज फेलोज ने मूवीज़ को सही एंजॉय किया, क्योंकि रेयर थी, कभी कभार देखने को मिलती थी। तो मुझे याद है कि दोपहर में हम भाग जाते थे घर से क्या, एक सामने हमसाया था, उसका नाम आछी था, वो मुझे ले जाता था, बाज़ार में बैठ के मूवी देखते थे। मुझे यकीन है और मुझे याद भी है कि जब हम मूवी देखते थे, और अक्सर मूवी हमें वो देखने का मज़ा आता था जो लड़ाई वाली होती थी, और सनी देओल की ज़िद्दी मूवी देखी, तो मुझे याद है मैं जितनी मूवीज़ देख कर वहाँ से वापस जब घर जा रहा होता था, तो मेरे जहन पर बहुत ज़्यादा दबाव होता था, स्ट्रेस होता था, जहन मेरा भारी भरकम होता था, और वो तमाम आइडियाज़ और ख्यालात मेरे जहन में बार बार बज रहे होते थे। बट देयर वॉज नो चेंज, आई वॉज नॉट न्यू पर्सन, बल्कि मैं स्ट्रेस था, सप्रेस्ड था, मैं दबाव में, प्रेशर में था, बल्कि मैंने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, तब्दील नहीं हुआ, बल्कि मैं दबाव लेकर घर जा रहा था। तो वो कहते हैं कि ड्रामा इस तरह का होना चाहिए कि जो कि सोसाइटी को, स्टेट को तब्दील कर दे, सोचने समझने के अंदाज बदल दे। वो आइडियोलॉजी जिससे आप केयरफुल इंस्पेक्शन करते हैं, वो आइडियोलॉजीज बदल जाए। क्लियर? तो ये याद करने वाली कोटेशंस हैं, याद करेंगे। He made his theatre a forum for debate hall. उसने अपने थिएटर को फोरम फॉर डिबेट हॉल बनाया है, एक ऐसा फोरम, ऐसी जगह जहां पर डिबेट की जाए, आगू किया जाए, गुफ्तगू की जाए कि ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, ये होता तो यूं होना चाहिए था। rather than a place for illusion, बजाय ऐसे कि वो ऐसी जगह बन जाए जो प्लेस ऑफ illusion, जो कि ख्वाब ख्याली की एक जगह बन जाए, ख्यालात की दुनिया, झूठ की दुनिया, धोखे की दुनिया ना हो।
He made his theater a forum for debate rather than a place of illusion. Yes, Mishal, you tell me, what is over there? ये जो मूवी है मतलब ड्रामा है तो देखने के बाद से सोचो काफी दिन आए ज़्यादा दिन ना आए मतलब जो आइडिया जो आइडिया क्रिएट हो उसके मुताबिक आप जो है वो पूरी सोसाइटी को चेंज करने के बारे में सोचिए। हेलो, जब मैं आइडियाज देता हूँ तो वाकई तुम मेरी आंखों से अंदाजा होता है कि तुम्हें नींद हल्का हल्की नींद आ रही है। जी आप देखें, जिन्होंने देखा है इसके तब वो क्या कहते हैं। जी क्या है इस लाइन में? मतलब जब हम कोई ड्रामा देखें तो उससे हम ऐसे आइडियाज हासिल करें जिसमें हम डिबेट कर सकें कि इसमें क्या होना चाहिए सही, इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं हमें वो सब नजर आए, ना कि ऐसे होते तो आप कहने की दुनिया दिखाएं कि हम रोज यही कर सकें। सही, एक बार फिर आप करें जी इसकी क्या इसमें? सेकंड वाली हाँ, उसने अपने थिएटर को जो है ना फॉरम बनाया है डिबेट के लिए, जब लोग ड्रामा देखते हैं तो उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं, बल्कि अंदर बैठ के ही गुफ्तगू करें, बेशक डिबेट करें। बीच में बात कर लेते हो और वो सिर्फ यही है कि जैसे ड्रामा पढ़ते पढ़ते सर आपस में मतलब कि ये हो रहा है ये हो रहा है इस तरह का चलना। लो जी, ए इफेक्ट्स एंड वी इफेक्ट्स, ये आप उसके अंदर पढ़ेंगे एपिक थिएटर के अंदर। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर ए इफेक्ट के बारे में डिटेल होगी और वी इफेक्ट के बारे में डिटेल होगी। Beckett said, nothing is more important than learning to think crudely. कोई चीज़ अहम नहीं है सिवाय इसके कि इंसान सोचना सीखे फ्रैंक तरीके से, सर्द महरी से फ्रैंक तरीके से सोचना सीखे। इससे बड़ी कोई बात नहीं कि इजी होके सोच रहा हो, सोचना सीखे कि सोचना कैसे है। और आप कहते हैं कि सर आप पढ़ाएं, देखिए ना बात है ना, ड्रामा भी वो जो कहता है ये लेसन दे रहा है कि सोचना कैसे सीखना है, और उस ड्रामे को आप कहें कि लाइन टू लाइन आप पढ़ाएं तो ये तो ज्यादती हो जाएगी ना, फिर आप सोचना तो नहीं सीखेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्रूड थिंकिंग इज द थिंकिंग ऑफ ग्रेट मैन। देखिए हम आपको ग्रेट मैन बनाना चाहते हैं और आप हमें ग्रेट मैन बनाना चाहते हैं। To do this, the actor demonstrates rather than imitates. Yes, मौर्य को दें, ये इसको मुझे एलाबोरेट करेंगे क्या? यानी कि उसकी जो करेक्टर हो वो बिल्कुल नकल ना करें, उसको शो करें करके। गुड, वेरी गुड। इलस्ट्रेट यानी कि उनके मैनर से, उनके अंदाज से वो चीज़ वजाहत ना कर रही हो कि वाकई वो वही है, इलस्ट्रेट ना कर रहे हो कि हाँ जी ये वही शख्स है, ठीक है, बल्कि डेमोन्स्ट्रेट हो रही है कि यार ये शो कर रहा है कि ये असल में वो है नहीं, शो कर रहा है कि वो है। जैसे कि सास बनी होती है, मैं अक्सर जब टीवी खोलता था मुझे सास मुझे याद आ जाती है, जब भी मैं टीवी खोलता एक सास सामने ठहरी होती है वो ड्रामा में, जैसे यार तिलक लगाई होती है और मोटी सी होती है और उसमें माला पहनी होती है, जब भी टीवी लगाओ वही काली सी सामने आ जाती है। तो वो इलस्ट्रेट नहीं कर रही थी, डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है। बताओ कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें कोई और बात एग्जाम्पल हो जिसमें इलस्ट्रेट नहीं करता, डेमोन्स्ट्रेट, जो मेरे भी जहन में हो। थ्री इडियट मूवी देखिए, देखिए उसमें जो प्रिंसिपल होता है वो इलस्ट्रेट करता है या डेमोन्स्ट्रेट करता है, फैसला करता है। जो प्रोफेसर होता है, डीन होता है, वो सही से अपने वो पूरी करता है, इलस्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। वेरी गुड, शाबाश, गुड फैसला आपका। वाकई वो इलस्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट बिल्कुल नहीं करता। तो बिल्कुल लग रहा है जैसे प्रोफेसर है ना, बिल्कुल लग रहा था उसके तमाम अतवार से अंदाज से प्रोफेसर ही लग रहा था, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता। कार्टून जब आप देखते हैं
एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन के एक बेहतरीन एग्जांपल है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक टीचर है पढ़ाने के लिए, वो उसको वो आपको एक टीचर इलस्ट्रेट कर रहा है, वो आता है करेक्टर यस व्हाट इज द टॉपिक टुडे, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, वो लिखता है, दैट इज इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेट कर रहा है। एक आता है वो कहता है यस स्टूडेंट आर यू हियर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग न्यू। तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, अब मैं वाकई वो टीचर लग नहीं रहा, लेकिन मेरे हाथ में पेन भी है, मैं ठहरा हुआ भी हूँ सामने, पीछे व्हाइट बोर्ड भी है, और मैं टीचर जैसी कोई ना कोई हरकत को आर्टिफिशियल करके पेश कर रहा हूँ। ये क्या डेमोन्स्ट्रेट हो गया, इलस्ट्रेट नहीं हुआ। इससे आप मेरे नज़दीक नहीं आते, आप लोगों को और मेरे दरमियान एक फासला रह जाता है, ब्रिज नहीं बन जाती। अगर मैं सत्संग में चला जाऊंगा तो आप इजी रहेंगे, आप कहेंगे ही वॉज नॉट ट्रूली एन एक्टर, ही वॉज नॉट ट्रूली द पर्सन टीचर, ये टीचर नहीं था, बट ही वॉज अ पर्सन हु इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज अ टीचर। शायद उसमें हम देखना शुरू कर देते हैं अपने आप को कहीं या किसी ऐसे कैरेक्टर में या किसी और को देखना शुरू कर देते हैं, वो फिर हम पे ज़्यादा असर करता है और हम उसमें ही वो एक खो के जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई और, मेरे ख्याल में उसी जो सामने ठहरा होता है उसी के अंदर ही हम खो जाते हैं। वही ना, यानी कि हम सोच रहे थे, हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं शायद। लेकिन है आप जब भी सीरियस लेंगे किसी भी चीज़ को, तो वही जो आपके दिमाग को अफेक्ट है, तो अगर वो कम होता है इंस्पिरेशन ज़्यादा होता है ऐसा। लेकिन जहन जब वो अट्रैक्ट, आपकी अट्रैक्शन वाली बात ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके साथ, सोचने समझने की सलाहियत हम वो कर रहे, बंद कर देते हैं, हम उसकी रविश में बह जाते हैं, उसकी सफरिंग को फील करने लग जाते हैं। वो नहीं करना। हाँ, जैसे हम कहते हैं अगर एक कैरेक्टर रो रहा है तो हम फील करते हैं कि हाँ इसको दुख है, और हम अपने अंदर वो उस चीज़ को फील कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई कैरेक्टर रो रहा होता है तो कहते देखते ओवर एक्टिंग कर रहा है। हाँ, राइट, सही नहीं है, ये इस तरह तो नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, मतलब आपको हम कहेंगे फिर उसके। हाँ, डेफिनेटली अगर वो रो रहा है और अगर वो उस टेक्निक से वाकिफ है, हमारे पाकिस्तानी तो मतलब करेक्टर भी और राइटर भी इन चीज़ों से वाकिफ ही नहीं है, वो तो मतलब वो तो बस पैशनेट एक्टर हैं, वो आ गया और उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दी, और पढ़ाया नहीं गया, अकेडमीज नहीं है, कुछ भी है ना, इंग्लिश लोगों के साथ उनका कंटेक्ट नहीं है, लेना देना ही नहीं है, उनको पता नहीं है कि एक्टिंग की कौन कौन से मराहल है। जैसे आपने कहा, अब हो सकता है या तो ये है कि वो ड्रामा बाकी इंडियन को ड्रामा है या इंग्लिश ड्रामा है जिसके अंदर वो रो रहा है, तो लेकिन पता चलता है कि यार ये आर्टिफिशियल रो रहा है, रोने का मज़ा नहीं आ रहा, ये सही नहीं रो रहा, या तो वो टेक्निक के बलबूते पर, अगर वो अच्छी किसी कंट्री का ड्रामा है तो फिर टेक्निक के साथ, अगर वो पाकिस्तानी किसी बहुत छोटे स्टूडियो का ड्रामा है और रोने को, फिर हम कहेंगे यार ये एक्टर में फॉल्ट है, वो रोने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उनका मुंह बना नहीं। हम लोग ड्रामा टेक्निक में देखेंगे ना उसे कि ड्रामा टेक्निक में फिट नहीं आ रही, हालांकि वही चीज़ हो सकता है कि उसमें अगर रखी जाए तो वो सबसे अच्छा एक्टर हो कि हाँ जी इसको एपिक टेक्निक में काम करने का ढंग आ रहा है। ये वालेकुम अस्सलाम। जी जी, फाइजा से, फाइजा तो कोई नहीं है हमारी क्लास में। मैं एकेडमी से बात कर रहा हूँ। फाइजा मेरी स्टूडेंट थी, मेरे फाइजा तो 2-3 उसने पार्ट 2 के एग्ज़ाम दिए, पार्ट 2 में तो फाइजा थी, पार्ट 2 में तो फाइजा कोई नहीं। हाँ,
आप गुड नेम क्या है? किरण, मुझे आप बाद में कॉल कीजिएगा, इस वक्त मैं क्लास में और लेक्चर में हूँ। That's it. Okay, ready? Due to Marxist interpretation of society, Becker was forced to flee from Germany. सोसाइटी की जो इंटरप्रिटेशन की है उसने मार्क्सिस्ट लेवल पर की है, मार्क्सिज्म के मुताबिक, जिसकी वजह से जर्मनी से भी वहां से भागना पड़ा। कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? कार्ल मार्क्स का नाम सुने, कार्ल मार्क्स का नाम सर्च करें नेट पर और कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ें कि हुआ जिस पर था। उसको पूरा 2-3 दिन में उसे 3 दिन 4 घंटे उसका गुजरा है कि उसकी थ्योरी क्या थी, उसकी थ्योरी के इफेक्ट क्या हुआ थे, दुनिया में तब्दीली कैसे आई। कार्ल मार्क्स इज अ बिग नेम, बड़ा नाम है। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स वाज पर्सन हु वाज इन फेवर ऑफ द लेमैन, जो लेमैन की बात कर रहा था, आम आदमी की खुशहाली की बात कर रहा था, और उनकी बात खुशहाली की बात पैसों से मुताल्लिक कर रहा था। इकोनॉमिकली उनको स्ट्रांग होना चाहिए, और उसकी वजह से रशिया के अंदर सोशलिज्म है कार्ल मार्क्स की वजह से। देखिए भाई सोशलिज्म क्या था वो देखिए, एनालाइज करें। और अगला जो ड्रामा आ रहा है वो चेरी ऑर्चर्ड, पूरी सिनेरियो में। और एक बात और भी आप जहन में अपने रखें, बच्चों वाला काम ना करें कि नहीं सर हम आप ऐसे ही पढ़ेंगे, हम भला उससे पढ़ना होगा तो हम वहाँ चले जाते, सर हम उससे क्यों पढ़े, कोई और क्यों पढ़ाए, आप ही पढ़ें। नॉलेज को विशाल, नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें, ईजी रहें, चीज़ों को समझें, डिबेट में हिस्सा लें, बल्कि आपके मूड भी तब्दील होंगे जब वो आसमा पढ़ा देगी आपको एक ड्रामा, फिर आगे 4-5 बुक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर एक बुक कोई वो पढ़ा देगी, थोड़ा सा मुझे भी वो हो जाएगा, थोड़ा सा आपके मूड भी तब्दील होंगे। आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि नहीं यार वो पढ़ाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, गलत पढ़ा देगी, फिर क्या होगा, आप सही कर लीजिएगा, आगे कर लीजिएगा। और आप मुझे एक बात बताएं कि आप में से कौन कौन है जो फर्स्ट पार्ट को पढ़ा सकता है? हैं? देखो ना, बात है ना, आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए। मेरा ये यकीन है कि जो चीज़ आपने पढ़ ली है वो आप पढ़ा सकते हैं विदाउट एनी एज डिफरेंस। डॉक्टर फास्टर कौन पढ़ाएगा पार्ट 1 को? आपको क्यों अच्छा नहीं आता? आपको क्यों नहीं आता? आएंगे आगे देखिए। ओके, नाउ ड्रामेटिक थिएटर और एपिक थिएटर में क्या डिफरेंस होता है? ड्रामेटिक थिएटर में प्रॉपर प्लॉट होता है, ड्रामे का प्लॉट होता है, और एपिक थिएटर में नरेटिव होती है बात, बस गुफ्तगू चलती जाती है, फिर गुफ्तगू चलती जाती है, फिर गुफ्तगू चलती जाती है, कोई होता है बोल रहा होता है, चलती जाती है बात। नरेटिव स्टाइल होता है। नरेटिव का मतलब होता है कहानी करना, कहानी बताना, बयाने अंदाज। लेकिन ड्रामेटिक थिएटर में प्रॉपर प्लॉट होता है, निकेट होता है बकायदा, पहला हिस्सा, दूसरे हिस्से के साथ तीसरे हिस्से के चौथे हिस्से का थिएटर होता है। ये पॉट वाइज होता है, नरेटिव होता है, गुफ्तगू चलती जाती है, लिंक ना भी हो तो फिर भी काम चलता है। पार्ट 1 में नरेटिव जो आपने पढ़ा है, मिल्टन की पोएम पढ़ी है आपने, एपिक थिएटर, सॉरी जो एपिक है वो आपने पढ़ी, नरेटिव। इसका नाम शायद एपिक थिएटर भी इसीलिए रखा गया क्योंकि नरेटिव होता है। ऐसे कोई आके स्टेज पर कोई बात बता रहा होगा। सेकेंड इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एपिक के करीब तो होती है, कहानी नहीं बताई जा रही होती, लेकिन कैरेक्टर भी कहते इस तरह से, बात से करते ओवरऑल व्यू यू बनता है जैसे कैरेक्टर भी नहीं बोल रहे। नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, रियली हालांकि कैरेक्टर बोल रहे हैं
लेकिन कैरेक्टर के बोलने के बावजूद भी ऐसा लगता है कैरेक्टर नहीं बोल रहे। कैरेक्टर कोई भी सॉलिड बात नहीं करते, कैरेक्टर कोई मॉरलिस्ट बात नहीं करते, कैरेक्टर कोई भी फिलोसफिकल बात नहीं करते। ऐसा लगता है कहानी इधर चल रही हो, कैरेक्टर बोल ही नहीं रहे कहानी में। ये नरेटिव स्टाइल है, ना कि इन सेंस ऑफ ट्रू दैट इज नरेटिव। मतलब एक गीत के आपस की जुड़ी भी नहीं हो, बात कहती थी चाहे अजान उसके बीच में आपको जुड़ी थी और implicate the spectator in stage situation. ड्रामेटिक थिएटर के अंदर इम्प्लीकेट इन्वॉल्व कर लिया जाता है किसको? स्पेक्टेटर को। स्पेक्टेटर क्या होता है? हाँ, जो ड्रामा देख रहा था, व्यूअर को स्टेज में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। जबकि एपिथेटर में टर्न द स्पेक्टेटर इनटू एन ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर को टर्न तब्दील कर दिया जाता है कि वो ऑब्जर्वर बन के बैठे। यानी कि स्टेज की टेक्निक पर डिपेंड करता है कि आपने व्यूअर को स्टेज में इन्वॉल्व करना है या स्टेज की टेक्निक ही ये डिसाइड करती है कि आपने व्यूअर को अपने दूर ऑब्जर्वर बना के बैठा है। ये स्टेज की टेक्निक है जिसने ये डिसाइड करना है कि ये इन्वॉल्व होना चाहिए व्यूअर या व्यूअर दूर बैठना है। आज विषय होता है कि हम लोग जो है मैक्सिमम चीजों से इन्वॉल्व करते हैं। पाकिस्तानी एरिस्टोटेलियन टेक्निक पर हम ड्रामे बनाए हैं अब तक ना। एक और बुक थी, कोई और टाइटल वाली बुक है? बस सारी यही टाइटल है आपका। एक और बुक बनाई हुई थी, उस बुक में गिलहरी को दिखा गया, वो बैठा हुआ है दूर और वो तजर्बा कर रहा है और बड़ी सारी स्टेज है। यू बिलीव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने देखा मैंने रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा ये कैसी तस्वीर डाल दी है, इतनी दूर से दिखा रहे हैं, वो दरमियान में बैठा हुआ गिलहरी और काम कर रहा है। गिलहरी साइंटिस्ट था, उसको बहुत जगह करके प्रोमिनेंट करके दिखाते, मजा आता उसकी पिक्चर का टेस्ट कराओ। लेकिन ड्रामा पढ़ने के बाद मैंने उस तस्वीर को अप्रिशिएट किया कि ये वाकई ये तस्वीर भी ड्रामेटिक नहीं है बल्कि एपिथेटर की तस्वीर है कि दूर से, ताकि उससे ताल्लुक कायम ना हो, उसके चेहरे मोहरे से, उसके रंग कलर से, उसकी चेहरे की ताकत से। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। वेयर डाउन है कैपेसिटी फॉर एक्शन। अब ड्रामेटिक थिएटर के अंदर जो व्यूअर बैठा होता है उसके अंदर जो एक्शन, कोई काम करने की कैपेसिटी होती है, उसको रोक दिया जाता है, डाउन कर दिया जाता है, उसको क्रश कर दिया जाता है, उसको प्रेशराइज कर दिया जाता है। अगर वो काम बड़ा एक्शन करना भी जाता है तो वो नहीं कर पाता, इनकरेज नहीं होता, उसको डिप्रेस कर दिया जाता है, उसके काम करने की सेहत को दबा दिया जाता है। यह है कि अरोजेस द कैपेसिटी ऑफ एक्शन। जबकि दूसरी तरफ उसे काम करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है, उसके एक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, वो आगे बढ़ता है। जैसे सर फर्स्ट ने जो अंदर में बात कहनी थी वो कहता नहीं, लेकिन ये कहेगा कि दूसरा उसका मेजर पॉइंट जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो बार बार रिग्रेट कर रहा है। तो एक्शन वेव डाउन हो गया ना। हमने कहा भाई हमने एक काम नहीं करना, हमने हाथ बांध दिए कि भाई हमसे ये ऐसा पसंद हो ही ना, एक्शन वेव डाउन हो गया। ठीक है, गिलहरी के जब आप एंड पर पहुंचेंगे तो आप कहेंगे यार वाकई ये बड़ी अच्छी सोच है। और पहले तो आपको समझ नहीं आना कि एंड पर हुआ क्या है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ आप एंड तक पहुंचे और क्या समझते हैं कि हुआ क्या है। बातें तो बहुत सारी करनी है। मैंने आपको एंड नहीं बताया गिलहरी का क्या हुआ है, मैंने देख रखा हुआ है, आप एक्सप्लोर करेंगे। ये वालेकुम अस्सलाम। अतीक कैसे बेटा? मैं ठीक ठाक हूँ। सफली की या एंगल की? सुबह 10 बजे, 10 से 11 जी। चलो मोस्ट करते हैं। फीस 800। ओके, अच्छा जी। तो उसमें मैंने एंड नहीं बताया आपको, इसलिए कि आप एक्सप्लोर करें, देखें। और क्या आप उसके अंदर से एंड निकालते भी कि नहीं निकालते?
और एंड के बारे में आपके व्यूज क्या आते हैं कि यार ये कैसा एंड है, ठीक है, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है नहीं है, आप उसके ऊपर फिर डिबेट करेंगे गुलाम, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कल और परसों 2 दिनों में आप इस ड्रामे को क्लियर कर देंगे। ये बुक कितनी होती है यार आपके पास? मेरे ख्याल में 48 या 100 एक घंटे में या 150 घंटे में ये बुक खत्म हो जाती है मेरे ख्याल में। इसमें से कोई 50 या 50 से 100 तक सेंटेंसेस होते हैं जो आपके काम के होते हैं पूरी बुक में, वो निकाल कर रजिस्टर पर लाने होते हैं, बस बुक खत्म है। फिर उसके बाद डिबेट करें, गुफ्तगू करें, बस इतना सा काम है। जो मैं कह रहा हूँ वो आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है और आप लिख भी रहे हैं साथ साथ, वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद थिंकिंग करनी है, आपस में डिस्कस करनी है, गुफ्तगू करते रहेंगे। फिर किसी वक्त उठाए किताब को दरमियान से कहीं से पढ़ना शुरू कर दें, फिर उठाएं कहीं से दरमियान से पढ़ना शुरू कर दें, फिर बुक बैंक फिर नई बुक शुरू करें, फिर किसी दिन पहले घंटा उसको उस बुक पिछली बुक को किसी को उठा के पढ़ना दरमियान से पढ़ना शुरू कर दें। इसमें क्या है, डर क्यों रहेगा? पार्ट 2 पार्ट 1 की तरह नहीं है, नरेटिव है, अज्यूम करना है, कोई लिंक नहीं है, जहां से मर्जी किताब को पढ़ना शुरू कर दो। जो अच्छी बात है नोट कर लो, फजूल चैप्टर लगे बोर होने लगो तो बंद कर दो उस किताब को, अगली किताब खोल लो। तो ये 100 घंटे में यानी कि 2-3 दिनों में आप एक किताब खत्म कर सकते हैं। 50 कंटेंट निकालने और रजिस्टर बनाने का काम खत्म हो गया। फिर गुफ्तगू है मेरे साथ, के साथ मैच्योर होते जाएंगे आप विद इन डेज। फर्स्ट टाइम पढ़ना में थोड़ा सा टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले रीडिंग कर लें एक, चलो रीडिंग से ये होता है कि समझते जा, जो समझ आती है ठीक है, जो नहीं आती पढ़ते जाते हैं। ये तो आपको दिल को धो ले, लेकिन जब मैंने एंड तक पढ़ा है इतना एक एज्यूम हुआ है, अंदाजा हुआ कि इसमें ये चीज़ है। अब ये तो यार वो किताब में ये अधूरी रहेगी, उसका एक पार्ट रहता है, उसमें पीछे 2 चैप्टर रहते हैं, मैंने वो पढ़ा नहीं है, वो मैंने पढ़ना है, बैठना है, डिक्शनरी खोलनी है। डिक्शनरी का काम दूसरी दफ़ा है, पहले एक बार रीड करें आगे निकलें। क्लियर? Provides him with sensation. Provides him with sensation. उसको ये प्रोवाइड सेंसेशन, वो जज्बाती हो जाता है, जज्बात उसके क्रिएट होते हैं, सेंसिटिव हो जाता है। Forces him to take decision. जहाँ जबकि एपिक हैपन से ये ऐसा बनाया जाता है कि जो डिसीजन लेता है बैठा। सजेशन, ड्रामा थिएटर में सजेशन दी जाती है कि भाई ऐसा अगर तुम करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कोई शख्स अपने आप को लकी ना कहे, कोई शख्स भी हमेशा हमेशा के लिए अच्छा नहीं हो, तो ऐसी चीजें होती हैं तो सजेशन किया जाता है, मॉरल दिए जाते हैं। तो एक चीज़ और कि हम लोग ये ड्रामा देखने के बाद हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये हम लोग की अपनी ही घर की चीज़ें चल रही हैं, हमारी अपनी फैमिली की चीज़ें चल रही हैं। और जो मैक्सिमम ड्रामा के अंदर जो आप इंडियन ड्रामा देखते हैं, हम लोग पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, तो हम लोग को ये ओपन व्यू आता है इंडियन ड्रामा में कि जो करेक्टर्स ठहरे हुए होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग को चल जाता है कि ये चीज़ हम लोग की पुरानी फैमिली के अंदर या टीवी में देखा हुआ होता है। तो ये वही चीज़ है ड्रामा सकता है क्राइम रिपोर्टर के नाम, क्राइम पेट्रोल के नाम से। तो एक एपिसोड चल रही थी लास्ट फर्स्ट मार्च के बाद, वो मिस कॉल के चक्कर से कोई लड़की को इन्वॉल्व करते हैं और फिर उसको मर्डर हो जाता है। रिसेंटली भी ऐसा नहीं हो रहा है, जब हम लोग अपने अतराफ में देखते हैं तो वो इतना इन्वॉल्व कर देती है कि वो ये सबकी रियलिटी है। और जो ये करना होता है वो सारी जो केसेस हुए होते हैं वो सारा दिखा देते हैं। तो नॉर्मल रूटीन के अंदर तो मैं चल रही है, मतलब एक कर होती हैं आपके जो कैरेक्टर। तो ड्रामेटिक थिएटर में मॉरल दिया जाता है, सजेशन दी जाती है, जबकि एपिक थिएटर में क्या किया जाता है, आर्गुमेंट होते हैं, दलाइल होते हैं। The spectator is in the thick of it, shares the experience. Spectator जो है उसकी थिक में होता है, स्पेक्टेटर जो होता है उसकी कलाम में जाता है ड्रामा के, और वो तमाम एक्सपीरियंसेस को, रोने वाले हंसने वाले तमाम एक्सपीरियंसेस को शेयर करने लग जाता है। जबकि उसके अंदर स्पेक्टेटर स्टैंड्स आउटसाइड स्टडीज, वो ड्रामे के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, एक्सपीरियंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि बाहर बैठ के एक्सपीरियंस को शेयर करता है और स्टडी करता है। तो ये नहीं समझ आया। नंबर 6 का जो है ड्रामेटिक थिएटर के अंदर जो
स्पेक्टेटर होता है वो ड्रामे की स्टेज पर होने वाले तमाम दुखों को शेयर कर लेता है, तमाम एक्सपीरियंस को शेयर करता है। दुख है, दर्द है, तकलीफ है, कोई मसला है उसको शेयर करता है। और जबकि उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता, कोई रो रहा है, रोने दो, उसे भी परवाह नहीं, अच्छा जल्दी रो रहा है, इसकी वजह ये है, तो रोना नहीं चाहिए बल्कि बदला लेना चाहिए, नहीं बदला नहीं लेना चाहिए बल्कि रोना चाहिए। वो फैसले करता है बार बार। और वो हम ड्रामा देखते हैं तो सारा टाइम हम बोलते हैं ये क्या ये करना चाहिए में बोलती रहे इंडियन ड्रामा में हाँ इंडियन ड्रामा इसका ना मेरा आइडिया ठीक है ना, वो ब्रैकेट टेक्निक है ना फिर। हालांकि मैंने उसके बारे में कभी नहीं पढ़ा कि इंडियन ड्रामा में ब्रैकेट टेक्निक है, मैंने सिर्फ 2-4 झलकियां देखी हैं और उससे मुझे अंदाजा होगा कि ये ब्रैकेट टेक्निक। वो ड्रामा 4-5 साल ही चला है ना, तो आप कहीं से भी देखते हैं ना तो पूरी तरह हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अच्छा ये स्टोरी चल रही है, वो पता नहीं क्या तरीका का होता है ये फिल्म का ना, और वो ऐसा लगता है जैसे बस यही स्टोरी है पूरे ड्रामे की, समझ आ जाती है। ये तो समझ ही नहीं आता एग्जाम में, सही अब तो उस एक लड़की को पसंद कर रही हूँ इंडियन। अच्छा, वो बोलते कैसे हैं, उनका अंदाज कैसा होता है, झलकी होती बंदा है, मैं मुझे तो थोड़ी म्यूजिक बहुत ज़्यादा मेकअप बहुत होता है नहीं वो चीज़ और नहीं होता, ठीक है, वो इतना ज़्यादा उसको घुमा। अच्छा ये देखे उसके अंदर उसके डायलॉग हैवी नहीं होते, लाइट डायलॉग होते हैं, लाइट डायलॉग होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा मतलब हमारे ड्रामे वगैरह वो बाकायदा सुनने पड़ते हैं कि क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, या फिर इस तरह को बहुत सीरियस और लंबी लंबी लाइनें बोल रहे होते हैं, समझ ही नहीं आती कई बार, तो वहाँ पे बाकी तो जॉली अंदाज ये लेकिन आप लोगों को ऐसा चीज क्रिएट करने में पता नहीं आता नहीं है क्या हो जाएगा, तो सुनते हैं लाइन का भी नहीं है, बर्डन तो नहीं देता ना ध्यान पर, बात ये है नहीं हम ऐसे किए नहीं करना चाहिए। बैकएंड टेक्निक है और उनको आप लाइक कर सकते हैं। शुरू में जब ड्रामा है तो हम सब ने कहा ये क्या ड्रामा, इनको तो एक्टिंग करनी नहीं आती, लो जी पाकिस्तान ड्रामा बड़े अच्छे, इनको तो एक्टिंग करनी नहीं आती, और अब भी लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी इन्वॉल्व भी रहते हैं इंडियन ड्रामा में। चले देखो, ह्यूमन बीइंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड। ह्यूमन बीइंग जो सामने स्टेज पर ठहरा हुआ उसको ग्रांटेड लिया जाता है, डॉक्टर इज डॉक्टर, ये सामने ठहरा हुआ डॉक्टर है, ग्रांटेड हो गया, और ये इंसान है, ये सही इंसान है, इसको अगर कोई सुई भी चुभी तो वाकई असल में चुभ रही है। ह्यूमन बीइंग इज द ऑब्जेक्ट द इंक्वायरी। स्टेज पर ठहरा हुआ ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक पुर्जा है जिसको इंक्वायर करना है, जिसकी इंक्वायरी करनी है कि ये ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या गलतियाँ की क्या नहीं की, बस। आई एम द फिनिश। अब ड्रामाटिक के अंदर जिस तरह की इन्होंने कहा, सिद्रा ने भी कहा बैठे किस तरह में ड्रामे के बड़े बकाल होते हैं, इसमें है क्या, है ना? तो क्योंकि वो आपने पहले ड्रामेटिक टेक्निक पर ड्रामे पढ़े हैं, आपके अंदर पूरी है कि बताएं कि इसमें हुआ क्या, एंड है क्या है, इसके अंदर हुआ क्या है, क्या असल में ड्रामा का सीक्वेंस क्या है, एंड क्या होता है। आपकी आँख एंड पर है, फिर एंड पर क्या होता है इसका। ये ड्रामेटिक टेक्निक में एंड पर आंख रखकर इंसान उसके अंदर महव रहता है, जबकि एकेडमी में आयज ऑन द कोर्स जो प्रोसेस चल रहा है, जिस पेज पर आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, आप उसी पर आंख होते, जैसा कि आपने इंडियन ड्रामा की एग्जांपल दी, जहाँ चल रहा है वहीं पर आंख है, बस उसी को एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि एंड क्या होगा और शुरू क्या है। तो फिर मैं कैसे बताऊं गिलेली में एंड क्या हुआ और इसमें सीक्वेंस क्या है। बस जहाँ पेज खुल गया, जहाँ से आप शुरू है वहीं से शुरू है, उसी को एंजॉय करें। एवोल्यूशनरी डिटर्मिनिज्म, इसके अंदर तरतीब के साथ एक फुरज़म ड्रामा होता है, तरतीब के साथ डिटरमाइन करते हैं कि इसके बाद ये सीक्वेंस है, इसके बाद ये बात हुई, इसके बाद ये हुई, और इसके अंदर एपिक खत्म में जंप ले जाते हैं। देखा गिलेली पहले कहीं और था, फिर उसे 3, 4, 5 साल का गैप दिया, 16 में ले आया उसे।
तो क्या हम कह सकते हैं कि गैलीलियो गैलीली इज द ड्रामा ऑफ गैलीलियो गैलीली, या हम कह सकते हैं गैलीलियो गैलीली इज द ड्रामा ऑफ टेक्निक? ड्रामा ऑफ टेक्निक है। अच्छा जी, फीलिंग, जैसे फीलिंग्स होती हैं और इसमें रीजन अक्ल होती है। थॉट डिटरमाइन बीइंग, यहाँ पर जो ड्रामेटिस्ट की थॉट है वो डिटरमाइन करते हैं कि इंसान कैसे है कैसे नहीं है, वो फैसला कर रही है। सोशल बीइंग डिटरमाइन थॉट, और एपिक थिएटर में बैठे हुए व्यूअर जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि थॉट क्या होनी चाहिए। दैट इज डिफरेंस। मैं जो बता दूंगा आपको कि ये ऐसे ही है, तो इसका मतलब थॉट को मैंने डिटरमाइन कर दिया है, मेरी थॉट ने डिटरमाइन कर दिया है कि दैट इज अ कॉपी। लेकिन एपिक थिएटर में सोशल बीइंग्स की थॉट डिटरमाइन करती है कि दैट इज अ कॉपी और नॉट, वो थॉट को डिटरमाइन करती है। क्या बोला, क्या है गली ना देख गैर मर्द बैठो थे ट्राली चला रहे अंदर नहीं आएगी नजर। अंदर ही आएगी, फिर भी नहीं देखना चाहिए ना। मैन इज अ फिक्स पॉइंट, मैन एज अ प्रोसेस। यहाँ मैन एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर मैन क्या है, एज अ प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है, वो एक सिलसिला है, उसमें कोई हतमी बात नहीं है, वो एक प्रोसेस है बात।